नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई के परेल इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा दें। ये जो परेल इलाके में आप मेरे पीछे मूर्तियां देख रहे हैं भव्य गणपति की, तो गणेशोत्सव नज़दीक है। 31 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है और आपको बता दें कि बीते 2 साल जो पाबंदियां रही थी, 4 फीट से ऊपर की मूर्तियों की इजाज़त नहीं थी। इस साल जो नई सरकार महाराष्ट्र में आई है उसके बाद सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। तो मुंबई का जो एक बड़ा वर्कशॉप है जहां पर गणपति मूर्तियां भव्य बनाई जाती हैं, उनमें से एक ये सबसे बड़ा वर्कशॉप है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप देखें, बहुत ही जल्दी इन मूर्तियों को ख़त्म बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि 31 अगस्त से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है और लगभग सभी जो सार्वजनिक मंडल हैं उनका ऑर्डर इनके पास आया है। दिन रात ये कारीगर काम कर रहे हैं। इस पर विस्तार से आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे तमाम तस्वीरों के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको हम सौरभ शुक्ला के पास ले चलेंगे। सौरभ, किस तरह से 15 अगस्त से पहले एक अहम गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है, ये आपके पास खबर पहुंचा रहे हैं सौरभ। बिल्कुल पूजा, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। शुरुआती जानकारी जो हमारे पास है उसके मुताबिक यूपी एटीएस ने एंटी टेरर स्क्वाड ने एक नदीम नाम के आतंकवादी को सहारनपुर के गंगोह से पकड़ा है। और हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक, यूपी एटीएस के मुताबिक, ये आतंकी बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा की हत्या करने की साजिश रच रहा था। ये सीधे पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान नाम के संगठन के टच में था। वहाँ से इसको वॉइस नोट्स भेजे जाते थे इंटरनेट के थ्रू, और उन वॉइस नोट्स के ज़रिए पता चला है कि वो इसे उकसा रहे थे कि ये नूपुर शर्मा की हत्या कर दे, रेकी करने के लिए कह रहे थे। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नदीम के फ़ोन से एक ट्रेनिंग मॉड्यूल मिला है। नदीम सीख रहा था कि आईईडी कैसे बनाते हैं और इंटरनेट के थ्रू ये संपर्क में था, वीडियोस देख रहा था, और ये नेपाल के ज़रिए पाकिस्तान जाने की फिराक में भी था, ऐसा यूपी एटीएस कह रही है। तो स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले ये अहम गिरफ्तारी हुई है। अभी 2 दिन पहले भी आजमगढ़ से यूपी एटीएस ने आईएसआईएस का एक आतंकवादी पकड़ा था, जो कि एक आरएसएस के बड़े नेता की हत्या की साजिश रच रहा था, ऐसा यूपी एटीएस का कहना है। तो ये पिछले 4 दिनों में दूसरी अहम गिरफ्तारी है। अभी फिलहाल नदीम से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। यूपी एटीएस ने बताया है कि पूरी साजिश थी नदीम की, जल्द से जल्द नूपुर शर्मा की हत्या कर ये नेपाल के जरिए पाकिस्तान भेज चला जाए। पूजा जी बिल्कुल सौरभ, और इस गिरफ्तारी के साथ ही एक अहम खबर दिल्ली से ये है कि 15 अगस्त से पहले 2000 कारतूस बरामद किए गए हैं। अब उसकी जानकारी हम दर्शकों को दे दें तो एक अहम जब्ती यहाँ पर हुई है। 2000 कारतूस की जो सप्लायर्स हैं वो बैग्स के साथ, 2 बैग्स के साथ यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर ये जो कारतूस है 2000 वो कहाँ ये सप्लाई करने वाले थे। तो बिहार में आप देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंचे। कई राजनीतिक और कई गैर राजनीतिक मुलाकातें कर रहे हैं। उसमें एक बहुत अहम मुलाकात रही तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव सोनिया गांधी जी से मिलकर निकले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकार मजबूती के साथ चलेगी। तेजस्वी ने यह भी कहा नीतीश कुमार ने सही वक्त पर फैसला ले लिया। इससे पहले तेजस्वी ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई के नेता डी राजा से भी मुलाकात की। आपसे कुछ देर पहले वो लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लालू यादव इस वक्त दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर रहते हैं। और ये सरकार मजबूती के साथ चलेगी, क्योंकि ये सरकार गरीब की सरकार है। ये सरकार असली सरकार है, महागठबंधन की सरकार। ये सरकार जनता की सरकार है। और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है।
बढ़ते आगे, मुफ्त तोहफों की घोषणाएं और जो रेवड़ी कल्चर को लेकर पूरी बहस चल रही है, उसमें टकराव जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने जो रेवड़ी कल्चर का तंज कसा था, उस पर अरविंद केजरीवाल तीखा हमला करते हुए नजर आए हैं और कई तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर जो पैसा है केंद्र का वो कहाँ गया। एक के बाद एक उन्होंने कई तीखे सवाल किए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का पैसा कहाँ गया, टैक्स का पैसा कहाँ गया। ऐसा क्या हुआ कि सरकार सैनिकों की पेंशन भी नहीं दे पा रही है। आज तक किसी सरकार ने नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी है। पेट्रोल डीजल की टैक्स से जो सालाना 3.5 लाख करोड़ की कमाई हो रही है, आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया है। अमीरों के लाखों करोड़ों रुपए के जो कर्ज हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं। केजरीवाल के आरोपों से बीजेपी जो भड़की, उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल सिर्फ सत्ता के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, जबकि मोदी सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं गरीबों के उत्थान के लिए हैं। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर विज्ञापन पर भारी भरकम खर्च का भी आरोप लगाया। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि केजरीवाल जानबूझकर करोड़ों रुपए विज्ञापनों में खर्च करते हैं और जिसका कोई फायदा जनता को नहीं होता। ये सुनते हैं संबित क्या कह रहे हैं। टीवी सुबह से रात तक झुंझुना से ही चल रहा है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी झुंझुना से ही चल रहे हैं। आपको याद होगा बीच में अरविंद केजरीवाल जी आते थे एक टीवी में, आज से जब कोरोना चल रहा था उसके ठीक पहले आते थे और कहते थे बहुत प्रदूषण है तो जीवन खराब हो जाएगा, तो हम एक बायो डिकम्पोस्ट केमिकल ढूंढे हैं। बहुत रिसर्च किए थे अरविंद केजरीवाल जी पूसा में बैठ करके, और उसके बाद उन्होंने कोई केमिकल ढूंढा था। उन्होंने कहा था मैं केमिकल छिड़क रहा हूं। 60 लाख रुपए का केमिकल बनाया और सुबह से वो टीवी पे मैं छिड़क रहा हूं करके 24 करोड़ रुपए छिड़क रहा हूं करके खर्च किया। 2 बच्चों को यहां पर लोन दिया और 19 करोड़ रुपया से अधिक खर्चा किया है, 19 करोड़, ये बताने में कि मैंने लोन दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी की कहानी है और सुबह से शाम तक ये फ्रीबी कर रहे हैं। ही इज जस्ट एन इलेक्शन बी मतलब BEE, मधुमक्खी। मतलब जैसे ही इलेक्शन आएगा भन बना करके झूठ बोलना और पूरे माहौल को खराब करना कुछ नहीं, केवल एडवर्टाइजमेंट करना, यही उनका विषय है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों का लोन माफ नहीं करते हैं, लेकिन वो देश में दोस्तवादी मॉडल चला रहे हैं। आइए सुनते हैं मनीष को। पूरे की पूरे देश की गवर्नेंस में अब 2 मॉडल सामने आए हैं। एक मॉडल है जिसमें सत्ता में बैठे लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उनको हर तरह की मदद करते हैं। वो दोस्तवाद का मॉडल है। दोस्तवादियों के मॉडल में सत्ता में बैठे हुए लोगों के टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन माफ होते हैं, लाखों करोड़ के लोन माफ होते हैं और फिर कहा जाता है डेवलपमेंट है। दूसरा मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोगों को अच्छे सरकारी स्कूल देने में किया जा रहा है, लोगों को अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे अच्छी दवाइयां, वहां पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है, उनको बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली देने के लिए किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। और दिल्ली में बढ़ते अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर। 25 साल के उम्र के एक होटल मैनेजमेंट के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे में जो ये पूरी वारदात है वो कैद हुई। दिल्ली के मालवीय नगर की एक घटना है जहां पर बेरहमी से बीच सड़क इस छात्र की हत्या कर दी जाती है। सीसीटीवी से पता चलता है कि 4 से 5 लोग मयंक नाम के इस शख्स को घेर लेते हैं और उसे चाकू मार देते हैं। इस दौरान भीड़ भाड़ जो वहाँ पर मौजूद थी वो तमाश भी बनी रही। और अगली खबर परेशान करने वाली मध्य प्रदेश से है, जहां झाबुआ जिले में एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटने की घटना सामने आई है। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आदिवासी समुदाय के ये तमाम लोग हैं, मजदूरी का काम करते हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है।
पीड़ित महिला कुछ महीने पहले अपने पति से अलग हो गई थी और किसी और पुरुष के साथ रह रही थी, लेकिन बुधवार को वापस वो अपने पति के घर लौटी, जिससे मुकेश नाम का व्यक्ति नाराज हुआ जिसके साथ वो रह रही थी। पुलिस के मुताबिक मुकेश कुछ और लोगों को लेकर गांव पहुंचा और महिला और उसके पति पर उसने हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी हादसे के डर से मध्य प्रदेश के धार में 12 गांव और खारगौन में 6 गांवों को खाली करा लिया गया है। यहां के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है एक राहत शिविर में। आपको बताएं कि धार जिले की धर्मपुरी तहसील में एक सिंचाई परियोजना के बांध से मिट्टी दरक जाने का खतरा पैदा हो गया है। हालात की निगरानी के लिए इंदौर के कमिश्नर और आईजी मौके पर पहुंचे हैं। धार के एसपी और कलेक्टर के साथ ही दूसरे महकमों के अफसर भी मौजूद हैं। और अब मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं, जो कि दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में भर्ती किए गए थे दिल्ली में। उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है, ऐसी राहत भरी खबर आ रही है, क्योंकि कई फैंस लगातार उनकी सेहत को लेकर प्रार्थना कर रहे थे। कहा जा रहा था कि वो काफ़ी गंभीर है, लेकिन ऐसे में एक राहत भरी खबर यह है कि उनकी हालत में सुधार की बात कही जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बात की है, उन्हें भरोसा भी दिलाया है। दिखाते हैं आपको खबर। नमस्कार। सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाला 2 दिनों से बेहोश है। दिल्ली के एम्स में एडमिट राजू श्रीवास्तव फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। राहत की बात यह है कि परिवार वालों के मुताबिक अब हालत सुधर रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर डॉक्टरों ने तबीयत में सुधार की जानकारी दी। उन्हें ट्यूब के जरिए लिक्विड के तौर पर दूध देना भी शुरू किया गया है। उपचार को ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव। होश आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। इस बीच राजू श्रीवास्तव की पत्नी और परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बात करके हालचाल जाना है। दवा के अलावा मुश्किल घड़ी में राजू श्रीवास्तव के लिए फिलहाल दुआ भी जारी है। दिल्ली में एक ऐसी पार्टी बनी है, राजनीतिक ऐसी पार्टी बनी है जिसमें महिलाएं शामिल होने को डरती हैं। वो पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अपने देश का मीडिया कितना आगे निकल गया है। उम्मीद है कि जल्द ही फिर वो लोगों को अपने कॉमेडी से हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आ रही है, जहां प्रख्यात लेखक हैं सलमान रुश्दी, उन पर चाकुओं से हमला किया गया है। और इस वक्त से ये बड़ी खबर सीधे न्यूयॉर्क से, जहां पर आपको बता दें कि वेस्टर्न न्यूयॉर्क में वो एक लेक्चर देने वाले थे और वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो एक शख्स उनके करीब पहुंचता है और कई बार चाकुओं से उन पर हमला करता है। तो अभी से बस कुछ देर पहले की खबर, इस वक्त आपको तस्वीरों के ज़रिए हम आपको बता दें कि वो एक लेक्चर के लिए, एक भाषण के लिए यहाँ पर पहुँचे थे वेस्टर्न न्यूयॉर्क में, जहाँ उस लेक्चर के शुरुआत में ही एक शख्स जो है बिल्कुल उनके करीब पहुँचता है। उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, जो वहाँ पर लोग इकट्ठा थे जिनके बीच वो भाषण देने वाले थे। वहाँ पर जब उनका इंट्रोडक्शन चल रहा था, उसी बीच बताया जा रहा है कि एक शख्स बिल्कुल उनके करीब जाकर उन्हें कई बार चाकुओं से उन पर हमला करता है। तो कई बार अपने लेखन को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उनकी जो किताब थी, ख़ास तौर से ईरान में उसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। उनकी जो किताब है वहाँ पर बैन भी कर दी गई थी, 1988 की ये बात है। तो विदेशों में अगर आप देखें उस स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनके लगातार उनके लेखन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और उस बीच में हालांकि इस पर अभी कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि किसने हमला किया और क्या मकसद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो एक भाषण देने के लिए पहुँचे थे। वेस्टर्न न्यूयॉर्क का जो ये इलाका है जहाँ पर उन पर ये हमला हुआ है, और जैसे ही वो भाषण की शुरुआत करने वाले थे, उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उनका इंट्रोडक्शन वहाँ पर चल रहा था, उसी दौरान बिल्कुल भीड़ से निकलता हुआ एक शख्स उनके करीब आता है और कई बार चाकुओं से उन पर हमला करता है।
जिसके बाद सलमान रुश्दी, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से ज़मीन पर गिरे हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे तुरंत उन्हें वहाँ से निकाल कर अस्पताल पहुँचाने की कोशिश में, उन्हें तुरंत राहत पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन कितनी बार उन पर हमला हुआ, ये तमाम जानकारियाँ और किसने किया, ये तमाम जानकारियों का फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं। किस मकसद से उन पर यह हमला किया गया और आखिर किस विषय पर, किस टॉपिक पर वो यहाँ पर भाषण देने वाले थे, तमाम जो जानकारियाँ हैं हमारे पास पहुँचेंगी। लेकिन फ़िलहाल इतनी जानकारी ज़रूर हमारे पास है कि वो एक समूह को यहाँ पर संबोधित करने वाले थे और उनकी भाषण की शुरुआत हो ही रही थी। उन्हें जैसे ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस दौरान बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें जहां उन पर कई बार चाकुओं से हमला किया गया। तो इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे और जैसे ही जानकारी आती है यूपी मीडिया के जरिए आप तक पहुंचेगी। फिलहाल वो करेंगे।